हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजल मैक में। आज के वीडियो में हम जानेंगे बीआरसी में आने वाली न्यू वैकेंसी के बारे में और साथ ही जानेंगे एग्ज़ाम में आपको क्या क्या ले जाना है, कैसे एग्ज़ाम देना है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी जानकारी मिलेगी आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा। और बीआरसी से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है बीआरसी का कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए। तो देख लेते क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए है बीआरसी एग्ज़ाम के। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए पहला पॉइंट बता रहा है कि प्लीज़ रेफर द ऑनलाइन योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग और कैटेगरी 2 के लिए, है ना। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं इसका फुल। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो देख लीजिएगा आप। और फिर आपका सेकंड पॉइंट बोल रहा है, फॉर अपेयरिंग इन रिटर्न एग्जामिनेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग एन एडमिट कार्ड विथ अ फोटो प्रिंटेड ऑन इट। एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल विल नॉट बी अलाउड विदाउट द एडमिट कार्ड। तो ठीक है, जो भी आपको विदाउट एडमिट कार्ड के अंदर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, और वो भी प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है, तो आपको अंदर लिया जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बोल रहा है, दोज हु कुड नॉट अपलोड फोटोग्राफ इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपेक्स पासपोर्ट फोटो साइज फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड duly attested by gazetted officer. The candidate should also bring along with them valid photo ID proof such as आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों इसमें आपको तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि इसमें आपको पासपोर्ट साइज यदि आपकी फ़ोटो प्रिंट नहीं हुई है अपने एडमिट कार्ड में, तो आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज जो भी आपकी फ़ोटो है तो उसको एडमिट कार्ड पे लगा कर, जो भी गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो भी एनी गवर्नमेंट जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल हुए, कॉलेज के प्रिंसिपल है, जो भी गवर्नमेंट अधिकारी है, उसको आपको पता नहीं चलता एडमिट कार्ड की फ़ोटो पे, एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो लगाकर अटेस्टेड करवा लेना है। और याद रखिएगा इसकी 2 फोटोकॉपी ले जाइएगा एडमिट कार्ड की, ठीक है। और ये यदि आपके साइन वगैरह नहीं होंगे या फ़ोटो नहीं होगी तो आपको नहीं लिया जाता है। फिर भी यदि आपको दिक्कत आती है तो यदि वो चाहते हैं तो वो ले भी सकते हैं सेल्फ सिग्नेचर करवा के अंदर। जो पिछली बार की मतलब एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ बंदों के नहीं थे, तो आप उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोल दिया है कि खुद से आप सेल्फ सिग्नेचर करके भी अंदर आ सकते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा कि आपको पता है तो आप ज़रूर करके ले जाए। यदि नहीं पता होता है या कुछ नहीं होता है तो आप टेंशन ना लीजिए, हो सकता है वो इस बार भी कर ले ऐसा, ठीक है। और चौथा पॉइंट कह रहा है, योर एप्लीकेशन नंबर इज गिवन एज टू बी क्वेटेड वेर एवर रिक्वायर्ड एंड में भी प्रिजर्वेटिव फॉर फ्यूचर कॉन्सपेक्ट। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा, तो इसको ध्यान से रखना है ना, ठीक है। और फिर पांचवा, योर एप्लीकेशन रोल नंबर आर क्लियरली मेंशन योर एडमिट कार्ड, प्लीज़ राइट एंड सेट द सेम केयरफुली OMR शीट। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपकी OMR शीट है, आंसर शीट है, उस पर जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है एकदम सेम वही की वही लिखना है। यदि आप गलती से भी गलत कर दोगे तो कंप्यूटर के द्वारा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से भरना है OMR शीट में। छठवा पॉइंट बोल रहा है, आउट स्टेशन कैंडिडेट विल बी एक मेक देयर ऑन अरेंजमेंट। तो आपको मुंबई और चेन्नई में 2 जगह सेंटर मिल रहा है, तो आप अपना अरेंजमेंट खुद को करना है। तो ठीक है, तो आप अच्छे से जाइएगा जिसकी मतलब। और आपको ऐसा भी करना है कि जैसे आपका एग्ज़ाम सुबह है तो आप हो सके तो यदि आपकी ट्रेन सुबह 3-4 बजे या 5 बजे की है तो आप हो सकते हो। और आपको ज़्यादा नाइट भी नहीं जागना है, ठीक है। और आप जैसे जितनी जल्दी हो सके आप अपने सेंटर पे जाइएगा और नाश्ता वास्ता कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद यदि आप सेंटर पे लेट भी हो जाते हो ना 5 मिनट भी, तो आपको दोबारा नहीं लिया जाता है अंदर, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाए, है ना। और ठीक है, अब जो पाँचवा पॉइंट है, योर एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर आर क्लियरली मेंशन ऑन योर एडमिट कार्ड, प्लीज़ राइट एंड सेट द, है ना। ये सेम अभी पढ़ लिया था पाँचवा पॉइंट, ठीक है। और आउट स्टेशन कैंडिडेट भी हो गया था हमारा। और यू आर रिक्वायर्ड टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर बाय द रिपोर्टिंग मेंशन एंड अबव द नंबर विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन। देख लो मैंने जो भी पॉइंट बताया था ना, इसमें सातवां पॉइंट यही बोल रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपने सेंटर पे पहुंच जाए, और यदि आप लेट होते तो आपको नहीं लिया जाएगा दोबारा, ठीक है। तो आप तो ये दोबारा गलती मत करना, क्योंकि अगली बार से पिछली बार जो भी बहुत से कैंडिडेट छूट गए थे, लेट हो गए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, ठीक है। और फिर
8वां पॉइंट है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग रहती है, देखिए नेगेटिव मार्किंग यदि आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 मार्क मिलेंगे, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने 3 क्वेश्चन किए और 3 में से यदि आप 2 सही करते हो और 1 गलत करते हो तो आपके जैसे 6 मार्क्स तो मिलेंगे, उसमें से 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपका ओनली 5 मार्क्स ही मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन थे जिसके 6 थे, 6 नंबर मिले और 6 नंबर में से आपने 1 क्वेश्चन गलत किया तो उसका 1 मार्क कट जाएगा, तो आपको सिर्फ ओनली 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा एक। और फिर 9वां पॉइंट देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ऑन द फॉलोइंग आइटम्स विथ देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो आपको एग्जामिनेशन वेन्यू में क्या क्या ले जाना है, देखो एडमिट कार्ड ले जाना है ना, और मैं बता दे रहा हूँ कि आप 2 फोटोकॉपी ले जाए, इसकी जेरोक्स ले जाए 2 एडमिट कार्ड की। ठीक है, जो भी अच्छे से होना चाहिए, और उसमें यदि फ़ोटो नहीं है तो आपको अलग से पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवा कर और जो भी अटेस्टेड करवा कर ही ले जाना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है वी सिंपल ट्रांसफर वॉल पेन ले जाना। ठीक है, वॉल पेंट ले जाना अच्छा वाला जो चले एमआर शीट के लिए। ठीक है, और हैंड सैनिटाइजर्स ले जाना 50 ml का, ज़्यादा नहीं, और एक बॉटल ले जाना पीने के लिए, आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, और जो भी फेस मास्क तो आपको पहनना ही पड़ेगा, हैंड ग्लव्स वगैरह नहीं ले जाना है। ठीक है, हैंड ग्लव्स का मना करा है तो नहीं ले जाना। और आपका जो भी सामान होगा तो आपको या तो कोई आपके साथ जा रहा है तो उसको दे दीजिए, या अपने रूम पे रख दीजिए यदि आपने कहीं रूम लिया है तो। ठीक है, वैसे तो यदि नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाइएगा सेंटर के बाहर, जब भी आपके क्लासरूम के बाहर भी रख सकते हो शायद। पिछली बार तो क्लासरूम के बाहर लोगों ने रख दिया था बैग वगैरह जो भी है, बट किसी अभी नया सेंटर बना है तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अलग से भी बैग रखने का हो सकता है, तो देख लीजिएगा, थोड़ा बैग का ध्यान रखिएगा, है ना। और 10वां पॉइंट बोल रहा है यू में प्लीज़ नोट डेट यू आर प्रोविजनली एडमिटेड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन अबाउट कैरिंग आउट डिटेल। तो ये 10वां पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि यदि आपने कुछ भी जो भी अभी जैसे आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया है तो इसमें आप ऐसे ही ये प्रोविजनली हो, सिर्फ मतलब प्रोविजनली आपको बिठाया जा रहा है। यदि आपके जो भी एप्लीकेशन में गड़बड़ पाई जाती है या कुछ आप पात्र नहीं होते, एलिजिबल नहीं हो, तो आपका रिजेक्ट करने का ये कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास एनआरबी के पास वो है। और 11वां पॉइंट बोल रहा है यू आर नॉट परमिटेड टू कैरी बुक्स वगैरह नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है वो नहीं ले जाना है आपको। और फिर 12वां पॉइंट है अपना conversation with other candidate in way except with invigilator on duty during the period of examination will be amount टू मालप्रेस। तो ये 12वां पॉइंट यही कह रहा है कि आपको सिर्फ इन्विजिलेटर से ही बात करनी है, यदि आप किसी और कैंडिडेट से बात करते पाए जाते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, है ना, और आपकी ओएमआर चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, और 13वां पॉइंट बोल रहा है ऑल आउट स्टेशन ST/ST कैंडिडेट आर नॉट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर ETC एंड नॉट गेटिंग रेलवे कंसेशन विल बी पेड ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये 13वां पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और जो भी रेलवे में नहीं है तो उनको पता नहीं चलते, रेलवे के गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और रेलवे के द्वारा वो रेलवे का टीए वगैरह दिया जाएगा आपको, जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन के दिन ही आपको पता नहीं चलते, STSC उन्हीं को दिया जाएगा। और आपको टीए का फॉर्म ये जो इन्होंने वेबसाइट बता रखी है www.nrbApply.formfilux.com पर जाकर आपको एनेक्सर लिस्ट में जाना है और TF का क्लेम फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसको फिल करके उसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके आना है, जीरोक्स उसकी कास्ट सर्टिफिकेट की, तो आपको उसको फिल करके लाना पूरा, जो भी उन्होंने कॉलम दिए कि NFT जैसे बैंक डिटेल वगैरह जो भी है पूरा फिलअप करके लाना है। और जो भी आपका एग्ज़ाम रहेगा उसी दिन जमा कर लिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा नेट बैंकिंग के द्वारा पैसा आपके अकाउंट में। ठीक है, और 14 नंबर का बोल रहा है 14 नंबर का नंबर रिक्वेस्ट फॉर चेंज वेन्यू डेट टाइम विल बी एंटर्ड। मतलब कोई भी आपका डेट टाइम वेन्यू कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा आपकी रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो 15वां पॉइंट देख लेते हैं 15वां। Candidates are strictly advised to submit their used OMR sheet and question booklet to the room invigilator after the exam is over, failing which he/she will be debarred from future examination and his candidature shall be stand cancelled। तो जो भी मतलब नहीं कहते कैंडिडेट है और उसको बताने क्या कहते अपना OMR शीट और क्वेश्चन पेपर जो भी मिलता है वो पूरा जमा करना है आपको। यदि आप जमा नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो भी है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथ ही हम जानेंगे, देख लीजिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको दिया है कोविड के लिए, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ आपका आई की जगह अपना नाम लिख देना, आई
जो भी नेम है, रेसिडेंट कहाँ का है वो लिख देना, और बाकी खाली चीज़ छोड़ देना। यदि आप इसमें से फीवर नहीं है, कफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं भरना है, टिक भी नहीं करना है, ना काटना है इसको, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस नाम लिखना है, आप कहाँ रहते हो, और कैंडिडेट के सिग्नेचर जो भी है। यदि आप रहे हो ये सिटी वन में तो आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हो। वैसे तो मैं आपको बोलूँगा सिर्फ अपना नाम लिखिए और जो भी रेसिडेंट है वो लिखिए और सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और साथ ही हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में मतलब कैसे, जो भी आप OMR शीट भरोगे या क्वेश्चन कैसे करना है अटेम्प्ट, तो उसको भी जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यदि सबसे पहले तो आपको पता नहीं चलते, हम जैसे स्टिपेंडरी ट्रेनी वन है उसकी बात करते हैं। स्टिपेंडरी ट्रेनी वन में सिर्फ आपका ओनली फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी है ना, फर्स्ट स्टेज ही होता है, तो उसमें एक ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपकी मेरिट बनती है और आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 के लिए। कैटेगरी 2 में आपको 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज अपना इस फर्स्ट स्टेज में अपना बताना कहते 20 मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 जीके के 20 साइंस के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे जीके के, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेज में 1 घंटा दिया जाता है ना। और फर्स्ट स्टेज एकदम क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें जो कि OBC और SC ST वालों को अपना 30% लाना पड़ता है, और जो जनरल कैटेगरी के यानी अनरिजर्व है तो उनके लिए पता निकलता है 40% मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे मान लो जनरल वाले तो उनने बोला है 40%, तो जनरल वालों के लिए ओनली 20 क्वेश्चन करना है 50 में से सही, ठीक है। तो आप पास कर जाओगे ये एग्ज़ाम, आप सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और जो OBC ST SC कैंडिडेट है उनके लिए जैसे उनने बोला है 30%, तो 30% बोला है, तो 30% में यानी कि आपके मार्क्स मतलब आपको 15 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन यानी आप देख लिए 15 या 45। और जो जनरल वाले थे उनके लिए उन्होंने बोला था 40 यानी 20 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है 60 मार्क्स का। और जो भी ST SC वाले उनको ओनली 45 मार्क्स का करना है, यानी 15 क्वेश्चन OBC ST SC वालों के लिए। और जो भी जनरल वगैरह के फॉर्म भरा है उन्होंने, तो उनको 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, पास हो जाओगे। बट इसमें ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट स्टेज होता है आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोला है कि पास नहीं, मतलब ओनली पासिंग नेचर का है, तो आपको ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 20 ऐसे क्वेश्चन लगाओ जो कि एकदम करेक्टली हो, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, एक भी इनकरेक्ट रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी यदि आप 20 एकदम सही सही कर देते हो ना, तो आपकी मेरिट का जब सिलेक्शन होता है सेम मार्क्स आने पर भी आपको पहले लिया जाएगा, यदि 20 आपके करेक्ट है और यदि एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, ठीक है। तो आपको इसे ठीक से क्वेश्चन करना है। 20 से आप 25 प्लस भी कर सकते हो, तो उतना सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। 20 से 25 प्लस के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर लीजिएगा, तो भी आप मतलब फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाओगे। फिर सेकंड स्टेज की बात करते हैं, तो सेकंड स्टेज में आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, और उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जो भी आपके ट्रेड वाइज ही रहेगा, ठीक है। जैसे ITI वालों के लिए जो भी ट्रेड है वो रहेगा, और जो प्लांट ऑपरेटर वगैरह है तो उनके लिए तो वो बताया गया है सिलेबस, है ना। जो भी उन्होंने पढ़ा है 12th वगैरह में, साइंस मैथ्स वही आएगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए आप, क्या बोलते हैं, अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि जो सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आपको 50 मार्क्स का यही है ना, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 मार्क्स, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, और इसमें OBC वालों और ST SC वालों के लिए 20% मार्क्स लाना है, और जो भी जनरल वाले हैं उनके लिए 30% मार्क्स लाना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अभी मैंने बताया 20% कितना होता है, 30% कितना होता है, ठीक है। तो 30% जैसे कि मैंने बताया है आपको, ओनली आपको 15 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और 20% यानी देख लीजिएगा जो भी हो रहा है 150 का, ठीक है, निकाल के, और देख लीजिएगा। और जैसे कि अभी आपको यानी कि ये OMR शीट किसी फिलअप करना है, तो OMR शीट जैसे फर्स्ट स्टेज हुआ तो फर्स्ट स्टेज की OMR शीट में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि 1 घंटे की जी रहती है पेपर,
तो 1 घंटे में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट, 10 मिनट तो मान के चलिए कि OMR शीट भरने में ही चले जाएगा। तो आपके पास बचते 50 मिनट और आपके पास है 50 क्वेश्चन। तो आपको ज़्यादा कुछ टाइम समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले तो, अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सबसे पहले 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़िए, ओनली 5 मिनट में, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन है तो 5 मिनट में पढ़ा जाएगा। तो पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है उसको करो। ऐसा नहीं कि आप शुरू से करने बैठ गए और करते जा रहे लास्ट तक, ऐसा करोगे तो आपको टाइम हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आप ऐसा करते रहोगे शुरू से और बाद में अभी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसी पे अड़ गए, तो फिर बाकी के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है, क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक करते जाए, है ना, और वो करते जाए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लास्ट के, मतलब जैसे आपके पास 50 मिनट बचे तो लास्ट के 10 मिनट रखिएगा। 10 मिनट में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या 20 मिनट रख लीजिएगा। 30 मिनट में आप यदि क्वेश्चन कर पाओ, और हर एक क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। और मिस के इसमें आप दे सकते हो, थोड़ा आपके ऊपर है, जिससे भी आपको टाइम मैनेज करना है। बट आप देख लीजिएगा, आपको फर्स्ट स्टेज में ओनली 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन ही करना है। तो ये समझ के चलिए, जो भी OBC ST SC वाले, आप भी अपनी मतलब जो भी है फर्स्ट स्टेज में, यदि आपको ऑन मेरिट आना है तो आपको 20 क्वेश्चन ही जनरल के कटअप पे ही, मतलब जनरल के ही मान के चलिए करके आइए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब हमारी OBC या ST SC है तो मतलब आपको 15 ही क्वेश्चन करना, आप भी 20 क्वेश्चन ही करिए। तो आपके लिए आगे प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि यदि आपका कोटा नहीं मिलता है, ST SC OBC का जो भी सीट है नहीं मिलती है, तो आपको जनरल की सीट मिल जाएगी, ठीक है। जनरल की सीट मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी? यदि आप जनरल की सारी चीज़ कट ऑफ पार करते जाओगे तो आपको मिलेगा। तो इसलिए आप भी 20 क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेज की बात, ठीक है, कैसे करना है। और OMR शीट में मैंने बता दिया हूँ 10 मार्क्स। तो दोस्तों देख लिया अपन ने, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में अपने को क्या करना था, ठीक है। ओनली 20 मार्क्स का बता ही दिया हूँ मैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा, जो भी बताता हूँ मैं OBC ST वालों को ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जो भी आपकी दी है ना, जो भी आपको बोल रहा है कि ओनली 30% लाना है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा। थोड़ा आप ये करिए कि थोड़ा ज़्यादा करिए, तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आगे। वो कि बाकी आपकी इच्छा है जिससे भी आपको करना है, तो ठीक है। अब जैसे कि साथ ही अपन सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज में तो मैं बता रहा हूँ आपको 2 घंटे का समय मिला था, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलेगा और उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन ही करना है। तो इतना जल्दबाजी में मत करिएगा, 2 घंटे बहुत होते हैं। तो 2 घंटे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि सेकंड स्टेज आपका सही आया ना, तो आप 1 घंटे के अंदर कर दोगे 50 क्वेश्चन। कोई बड़ी बात नहीं होती है 50 क्वेश्चन करना, 1 घंटे के अंदर आपसे आराम से हो जाएंगे। और BRC में जो सेकंड स्टेज होता है, थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, थोड़ा सा बेसिक भी हो सकता है। तो जो पिछली बार के बता रहा हूँ, जितने भी सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम था, तो वो तो बहुत मतलब ठीक ही था, मतलब ज़्यादा बोल नहीं सकते कि हार्ड था, है ना, ठीक है। बेसिक भी था, थोड़ा मॉडरेट भी था, लेकिन ठीक ठाक था कि आपसे बन जा रहे थे, ठीक है। जैसे फिटर का देखा होगा आपने कि बहुत से लोगों के 150 आउट ऑफ 150 आए थे, तो वैसे थोड़ा उनका पेपर भी थोड़ा इजी आ गया था, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेज होता है, मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। BRC NRB का, मेन तो NRB का बता रहा हूँ, न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड का, क्योंकि इसमें पूछता है आपके एडवांस मैथ पूछता है, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स में पूरा जैसे मेंसुरेशन हो गया, त्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो आप ये सब कर लीजिएगा। थोड़ा प्रोबेबिलिटी के एक आधी क्वेश्चन पूछा था उसने, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। और जो आपका साइंस से बता दूँ, साइंस तो उन्होंने NCERT बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो साइंस अगली बार बहुत हार्ड आ गई थी। तो साइंस यदि आप जो भी कुछ पढ़ के गए थे पिछली बार, तो इतनी हार्ड आ गई थी कि आपके जैसे 20 मार्क्स के मतलब 20 क्वेश्चन की आती है साइंस, तो 20 क्वेश्चन में से आपके खूब से खूब 5 ही क्वेश्चन सही हो पा रहे थे, ठीक है। तो पिछली बार में इतनी हार्ड साइंस पूछी गई थी, तो आप थोड़ा साइंस पे फोकस कर लीजिएगा। बाकी इस बार का कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इस बार आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो कुछ बोल नहीं सकते पेपर पैटर्न कैसा आएगा। लेकिन अधिकतर 2 साल से देखा जा रहा है कि जो भी BRC NRB का पेपर है, तो वो थोड़ा फर्स्ट स्टेज ना बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। बहुत हार्ड पेपर रहता है फर्स्ट स्टेज का। तो वैसे तो ठीक ही रहेगा इस बार, जहाँ तक है, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज है तो बहुत बंदों ने फॉर्म भी भरा है, तो क्लियर भी करवाना रहता है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। 20 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है, यदि आपने अच्छे से पढ़ी की है तो। और जो साइंस का बता दिया, अब GK का क्वेश्चन बचा है। अब GK को क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो GK के क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। आपके जो भी अभी करंट में हुए हैं, ठीक है, करंट के जो भी हुआ है,
है ना, अवार्ड ये, और बजट वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये और ऐप्स वगैरह देख लीजिएगा कौन से नए ऐप्स लॉन्च हुए गवर्नमेंट के, कौन से क्या है। और जैसे अगली बार 2-3 क्वेश्चन आ गए थे इसे, सबसे ज़्यादा ये आपको फोकस करना है, आप जो भी जा रहे हो परमाणु ऊर्जा विभाग में जा रहे हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आना है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा आपका। तो जैसे अगली बार आया था एक कि सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, तो इसका जैसे कजाकिस्तान है, तो ये आया था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया था हाल ही में, मतलब जो भी पीरियोडिक टेबल में कौन सा नया एलिमेंट जुड़ा है, जो भी 2011-12 में चर्चा में रहा था, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो वो देख लीजिएगा आप, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और जो भी परमाणु से चलने वाले जो भी विद्युत प्लांट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उनके क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा कि अभी नए कौन से आने वाले, मतलब कौन कौन से बन रहे हैं या कौन कौन से है। जैसे अपना सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, तारापुर है ना। और सबसे पुराना रिएक्टर क्या है, सबसे पहला जो भी अप्सरा। तो ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड, और पीरियोडिक टेबल से भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगली बार जैसे आप सोच के जा रहे होंगे, अगली बार हम गए थे जैसे कि न्यूक्लियर का है तो इसमें पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज, ऐसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा हार्ड पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन अब नहीं आते, अब देख लीजिए, पढ़ के जाइएगा, कोई भरोसा नहीं इनका, कुछ भी पूछ सकते हैं ये। तो जैसे कि और रिवर, जो जीके में आपका पूछ लेगा, रिवर पूछ लेगा, रिवर ये कहाँ से, इसका उद्गम स्थल है, ये 100% आना है रिवर वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ऐप से देख लीजिएगा, और अभी हाल ही में कौन से क्या हुआ है देख लीजिएगा, है ना, कौन सा क्या हुआ था, जो भी करंट में कौन प्रधानमंत्री है, ये वो, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। करंट ज़्यादा बनी, आप आसानी से बना लीजिएगा, 10 में से 10 बना लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे सेकंड स्टेज का तो बता ही दिया हूँ मैं, और अब देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपके सबसे पहले जैसे कि आपको ओएमआर शीट तो अच्छे से फिलअप करना है, एक एक करेक्शन करके पूरा बहुत सावधानी से भरिएगा, ठीक है। ओएमआर शीट पर फिल करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, तो उसको ध्यान से भरिएगा। और ज़रा सा भी मतलब है ना, गोली से बाहर आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अच्छा सा पेन यूज़ करिएगा, बॉल पेन, ठीक। और यदि आप ज़रा सा भी बाहर करोगे तो वो फिर जो भी कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा, तो अच्छे से करिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, और क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ो, ठीक है, पूरा पढ़िए शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि यदि आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फिर यदि शुरू से करने पड़ जाएंगे, यदि बीच में कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका टाइम उसमें ही चले जाएगा। तो पूरा पढ़िएगा, जो जो क्वेश्चन आते हैं सब, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पेपर को पूरा पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करते जाइए, ठीक है, करते जाइए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, है ना, उसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उस पर मार्क लगाइए। और जो क्वेश्चन आते हैं आपको और उसमें टाइम लगेगा तो उसको भी अलग से मार्क लगाइए, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको तुरंत कर दीजिएगा। और जिस क्वेश्चन में मतलब ने क्या बोलते हैं टाइम लग रहा है, नहीं आ रहा है अभी, वो आता है लेकिन आपको, तो वो क्वेश्चन को फिर उसके बाद उठाइएगा सारे क्वेश्चन करने के बाद। और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो उसको लास्ट के आपके, जैसे मान लो फर्स्ट स्टेज में आपके 10 मिनट बच रहे, तो 10 मिनट में ही करिएगा, लास्ट के 10 मिनट में जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है ना। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में जो क्वेश्चन, अब जैसे सेकंड स्टेज में तो आपको 2 घंटे, तो आपको बहुत टाइम रहता है, तो आपको कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे में आपके आराम से हो जाएंगे। तो जो लास्ट का आधा घंटा बचेगा तो आप देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कर ही कर सकते हो, तो आपको तुक्का ही मारोगे। तो तुक्का भी ऐसा मारना है कि सही लगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत से जो भी क्वेश्चन के आंसर रहते हैं बी या सी जे रहते हैं एमसीक्यू में, तो आप उस हिसाब से मान लीजिएगा जो भी है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना उनको थोड़ा फोकस करके मार्किंग सही से करना है, ठीक है। उनको बाद में करना है, टाइमिंग के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा कितना टाइमिंग किसको देना है, ठीक है। और चलिए तो देख लेते हैं कि पीआरसी में वैकेंसी कब आने वाली है। तो मैं बता दूं कि आप अच्छे से तैयारी करिए, बहुत शानदार जॉब रहती है, इसमें आसानी से जॉब लग जाती है वैसे तो, बट आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इसमें यदि आपका नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये है कि आपकी एज होना चाहिए। यदि आपकी एज रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें अब ये वैकेंसी ख़त्म होने के बाद ही जैसे इसकी कंप्लीट होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो आपके लिए नई वैकेंसी आने वाली है।
वो लगभग ये वैकेंसी के कंप्लीट होने के 6 से 8 मंथ बाद आपकी न्यू वैकेंसी आ जाएगी। और वैकेंसी आती ही रहेंगी इसमें अभी कंटिन्यूस, बता दे रहा हूँ ये। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, हर साल इसमें वैकेंसी आने वाली है, और इस बार नहीं होगा तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी आएंगी, अच्छे से तैयारी करिए। और ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और पीआरसी से जुड़ी सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और भी वीडियो आते रहेंगे, जैसे कि स्किल टेस्ट से रिलेटेड, मेडिकल टेस्ट कैसा होता है, स्किल टेस्ट कैसा होता है, हर ट्रेड का स्किल टेस्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी अभी स्टेपेंड्री कैटेगरी 1 के लिए एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू पर भी एक आधी वीडियो आ जाएंगे कि इंटरव्यू कैसे देना है आपको, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद।